नमस्कार। निसिम एज़ेकियल की पोएम पोएम ऑफ डेडिकेशन मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। उसका एक्सप्लेनेशन और कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें भी ये पोएम और जयंत महापात्रा की पोएम द हंगर, तो ये अभी भी हैं। तो आज मैं इन दोनों का क्रिटिकल एप्रिसिएशन आपको बता रही हूँ। और ये दोनों ही पोइम्स कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं इसका अंदाज़ा तो आपको इसी बात से लग गया होगा कि बाकी की पोइम्स नई एजुकेशन पॉलिसी में है नहीं। NEP 2020 जो आई है उसमें बाकी की आपकी पोइम्स नहीं है, लेकिन ये दोनों पोइम्स उसमें भी हैं। चलिए शुरू करते हैं। जब आप इसका एप्रिसिएशन लिखेंगे, हालांकि बुक में शुरुआत सीधा एक हेडिंग से देती है, आप थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी लाइन्स एक दो डाल दीजिएगा, सेंटेंसेस। जैसे कि आप ये लिख सकते हैं, अ पोएम ऑफ डेडिकेशन इज़ एन एक्सीलेंट पोएम कंपोज्ड बाय निसिम एज़ेकियल। तो ऐसे शुरुआत कीजिएगा। तो यहाँ हेडिंग से शुरुआत इन्होंने की है, दिस इज़ अ फिलोसॉफिकल पोएम रिटन इन अ रोमांटिक स्ट्रेन। तो ये जो कविता है एक दार्शनिक कविता है जो कि रोमांटिक तरीके से लिखी गई है। रोमांटिक जो एक तरीके से उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर लिखी गई है, जैसे रोमांटिक पोइट्स लिखते थे। इट हैज़ द इम्पैक्ट ऑफ द रोमांटिक पोइट्स, इस पर रोमांटिक कवियों का प्रभाव है। लाइक वर्ड्सवर्थ एंड शैली, जैसे कि वर्ड्सवर्थ और शैली की पोइम्स आपने पढ़ी ही हैं। एंड दैट ऑफ द मॉडर्न पोइट्स लाइक T.S. एलियट, और T.S. एलियट जैसे आधुनिक कवियों का भी प्रभाव है। द पोइट राइटली सेज दैट नथिंग इज चेंजिंग एंड नथिंग इज ग्रोइंग इन लाइफ एंड लिटरेचर। कवि ये बताता है इस पोएम में कि ना तो कुछ बदल रहा है और ना ही कुछ आगे बढ़ रहा है, ग्रो भी नहीं कर रहा इस जिंदगी में और साहित्य में। ये कोटेशन वही पोएम से ली गई है। बिसाइड्स दैट ऑल ऑर्गेनिक ग्रोथ इज स्लो, बोथ पोइट्री एंड लिविंग इलस्ट्रेट। मीनिंग तो आपको इन दोनों लाइंस का याद ही होगा, मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पोएम को। थॉट कंटेंट देखिए, व्हेन द पोइट व्यूज द वर्ल्ड फ्रॉम द बेसमेंट रूम्स, जब कवि इस संसार को देखता है तहखाने के कमरों से, इट लुक्स रेदर स्मॉल, तो ये अपेक्षाकृत छोटा दिखाई देता है। नॉट चेंजिंग एंड ग्रोइंग, और ये ना तो बदलता हुआ दिखता है और ना ही बढ़ता हुआ दिखता है। सडनली, अचानक से, अ व्यू ऑफ द मेडिटेरेनियन लैंडस्केप फ्लैशेस, एक दृश्य फ्लैश करता है, चमकता है। मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य रेखा के करीब का, लैंडस्केप का, वहाँ का जो संसार है, वहाँ की जो दुनिया है, वहाँ की जो धरती है, ऐसा एक दृश्य उसकी आंखों के सामने चमकता है। फ्लैशेस अक्रॉस हिज माइंड, उसके दिमाग में चमकता है। द विजन ऑफ द वास्ट सी प्योरीफाइज हिज माइंड, जो विशाल समुद्र का दृश्य है उसके दिमाग को शुद्ध कर देता है। एंड सोल, यानी उसकी आत्मा को भी शुद्ध कर देता है। एंड मेक्स हिज बॉडी लाइट, और उसके शरीर को हल्का कर देता है। एंड हिज नर्व्स काम एंड क्वाइट, और उसके जो नसें हैं वो एकदम शांत हो जाती हैं। काम का मतलब भी शांत होता है, क्वाइट का मतलब भी शांत हो जाता है। तो जो उसकी टेंशन है ना, वो एकदम से ख़त्म हो जाती है, वो शांत फील करता है। द पोइट सीज लाइफ इन द सी, बट द ग्रोथ ऑफ ऑल अदर ऑर्गेनिक लाइफ सीम्स टू हिम रेदर स्लो, तो वो समुद्र के जीवन को देखता है कवि अपनी कल्पना में, लेकिन जो बाकी का सारा ऑर्गेनिक लाइफ है, बाकी का सारा जो जीवन है, जैविक चीज़ें हैं, वो सब ऐसा लगता है जैसे कि स्लो चल रही हैं, कोई चीज़ आगे बढ़ ही नहीं रही है, ग्रो ही नहीं कर रही है। बट द पोइट सून रियलाइज, लेकिन कवि बहुत जल्दी ही ये महसूस करता है दैट देयर इज़ अ टाइम फॉर एवरीथिंग इन लाइफ, कि ज़िंदगी में हर चीज़ के लिए वक्त होता है। ईच सीजन ब्रिंग्स इट्स ओन peculiar fruits, a time to act, a time to contemplate. The poet does not hanker for a godlike range of thought, nor for the yogi's concentration of mind, nor for the perfect charity of saints, and nor for the endless power of a tyrant, but for a human balance humanly acquired, which could prove fruitful in the hour of need. काफ़ी लंबा सेंटेंस है, 4 सवा 4 लाइन का। तो देखिए इसको कि द पोइट डज नॉट हैंकर फॉर, हैंकर फॉर का मतलब होता है तलाश करना। तो कवि यहाँ तलाश नहीं कर रहा है
अ गॉड लाइक रेंज ऑफ थॉट, यानी देवताओं के समान विचारों की। नॉट फॉर द योगीज कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, और ना ही एक योगी की तरह दिमाग के कंसंट्रेशन की, यानी दिमाग को कंसंट्रेट करने की, केंद्रित करने की जो ताकत योगी लोगों में होती है, समाधि लगाकर बैठ जाते हैं, तो वो भी कवि नहीं तलाश कर रहा है। नॉर फॉर द परफेक्ट चैरिटी ऑफ सेंट्स, और ना ही वो संतों की चैरिटी, क्या होता है, परोपकार की भावना, तो जो एकदम पूर्ण परोपकार की भावना होती है संतों के अंदर, वो भी तलाश नहीं कर रहा कवि। नॉर फॉर द एंडलेस पावर ऑफ अ टायरेंट, और ना ही किसी टायरेंट की, जो तानाशाह होते हैं उनके पास एंडलेस पावर होती है, यानी असीमित शक्ति होती है, तो वो उस एंडलेस पावर को भी कभी नहीं तलाश कर रहा। बट फॉर अ ह्यूमन बैलेंस, बल्कि वो एक मानवीय संतुलन को तलाश कर रहा है, ह्यूमनली एक्वायर्ड, जिसे एक इंसान की तरह ही प्राप्त किया गया हो, विच कुड प्रूव फ्रूटफुल इन द आवर ऑफ नीड, जो कि ज़रूरत के समय फ्रूटफुल, यानी फलदायी साबित हो, बेनिफिशियल साबित हो। द पोइट सेज, कवि कहता है, आई वॉन्ट अ ह्यूमन बैलेंस, मैं चाहता हूँ एक इंसानी संतुलन, ह्यूमनली एक्वायर्ड, जो कि इंसान की तरह ही प्राप्त किया गया हो, फ्रूटफुल इन द कॉमन आर, और ज़रूरत के वक्त, सामान्य समय पर वो बेनिफिशियल हो, काम आए, ऐसा, मतलब इंसान के जो काम आए, इंसानियत के काम आए, ऐसा कुछ तलाश कर रहा हूँ मैं। मीट्रिकल कंपोजिशन, अब इस कविता का मीट्रिकल कंपोजिशन देखिए। दिस पोएम कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेंजाज, इस कविता में 3 स्टेंजा हैं, ऑफ 12 लाइन्स ईच, और हर स्टेंजा में 12 लाइन हैं। द राइम पैटर्न ऑफ ईच स्टेंजा इज एज फॉलोज, और हर स्टेंजा का राइम पैटर्न क्या है, यहाँ आपको इतना समझ में नहीं आएगा, मैं चलिए आपको पोइम की तरफ ही ले चलती हूँ। देखिए, पहली लाइन ख़त्म होती है स्मॉल पे, तो इसको हम देंगे नाम ए। दूसरी लाइन ख़त्म होती है स्काई पर, तो हम इसको नाम देंगे बी। फिर वॉल, तो जो स्मॉल है उसके साथ राइम कर रहा है, तो हम इसको भी नाम ए देंगे, ए बी ए। फिर है विंडोज़, ये नाम इनके ए के साथ राइम कर रहा ना, बी के साथ राइम कर रहा, तो हम इसको नाम देंगे सी, ए बी ए सी। फिर आई किसके साथ राइम कर रहा है, स्काई के साथ, स्काई आई, तो इसको फिर से हम बी नाम देंगे। इसके बाद ग्रोज, ये इनमें से किसी के साथ राइम नहीं कर रहा, तो हम इसको नाम देंगे सी, क्योंकि ये नई राइम है। फिर है चेंस भी इनमें से किसी के साथ राइम नहीं कर रहा, तो हमने इसको नाम दिया डी। इसके बाद आया वार्म, ये भी राइम नहीं कर रहा इनमें से किसी के साथ, तो इसको नाम दिया हमने ई। इसके बाद वेंस राइम कर रहा है चेंस के साथ, तो हम इसको भी डी नाम देंगे। लाइट इनमें से किसी के साथ राइम नहीं कर रहा, तो इसको नाम देंगे हम एफ। फिर काम किसके साथ राइम कर रहा है, वाम के साथ, तो वाम काम, तो इसको फिर से हम ई नाम देंगे। इधर फिर आया लास्ट जो लाइन है वो आई साइट, तो साइट किसके साथ राइम कर रहा है, लाइट के साथ, तो इसको भी नाम हम देंगे एफ। तो क्या राइम स्कीम हुई, ए बी ए सी बी सी डी ई डी एफ ई एफ, ठीक है। तो यही राइम स्कीम रिपीट होती है तीनों स्टेंजाज में। और ये हेडिंग आप मीट्रिकल कंपोजिशन की बजाय राइम पैटर्न ही कर लीजिएगा, राइम पैटर्न ऑफ द पोएम, क्योंकि मीट्रिकल कंपोजिशन थोड़ा अलग होता है। मैंने मीटर पर अलग से वीडियो अपलोड किया है, अगर आपने वो देखा हो तो मीटर अलग चीज़ होती है, यहाँ राइम पैटर्न ही बताया गया है। तो इसको राइम स्कीम ऑफ द पोएम आप कर सकते हो, नहीं तो कोई हेडिंग डालने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही लिख सकते हैं। कहीं भी कोई भी हेडिंग, कई बार आप लोग सवाल पूछते हैं कि मैम क्रिटिकल अप्रिसिएशन में हेडिंग डालना क्या कंपलसरी है। बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें आप याद रख सकते हैं, जैसे कि पहला आप इंट्रोडक्शन देंगे। स्टार्टिंग मैंने आपको बताया कि यहाँ ये जो क्रिटिकल अप्रिसिएशन है, यहाँ इन लोगों ने इंट्रोडक्शन से शुरू नहीं किया है, तो आप इंट्रोडक्शन से शुरू कर सकते हैं, फिर आप थॉट कंटेंट दे सकते हैं, फिर आप लिटरेरी डिवाइसेस दे सकते हैं, मीट्रिकल कंपोजिशन या ये राइम पैटर्न आप बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप हेडिंग डालकर याद कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं।
इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोएट एंटरटेन्स द आइडिया ऑफ अ स्मॉल स्टैटिक वर्ल्ड, यानी पहले स्टेंजा में पोएट हमें जो विचार बताता है एक छोटे स्मॉल और स्टैटिक माने ठहरे हुए संसार के बारे में बताता है, नेदर चेंजिंग नॉर ग्रोइंग, जो ना तो बदल रहा है ना बढ़ रहा है, बट सडनली अ विजन ऑफ द मेडिटेरेनियन सी फ्लैशेस अक्रॉस हिज मेंटल आइज, लेकिन अचानक से भूमध्य सागर का एक दृश्य उसकी आँखों के सामने, उसके दिमाग की आँखों के सामने चमक उठता है, एंड फिल्स हिज माइंड एंड सोल विद काम, और उसके दिमाग को और उसकी आत्मा को शांति से भर देता है। इन द सेकेंड स्टेंजा, दूसरे स्टेंजा में द पोएट सीज लाइफ इन द वास्ट सी, कवि जीवन को देखता है उस विशाल समुद्र में, विच इज़ अ सिंबल ऑफ द फ्री डेमोनिक लाइफ विद इन, जो कि एक सिंबल है, प्रतीक है द फ्री यानी जो आज़ाद डेमोनिक लाइफ है, एक राक्षसी जीवन है विद इन समुद्र के अंदर, है ना। समुद्र के अंदर डेमोनिक लाइफ को क्यों कहा है, क्योंकि आप देखते हैं हर बड़ी मछली अपने से छोटी मछली को खा रही है, तो वहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई वोट नहीं पड़ते। जंगल में भी तो जंगल राज भी तो कहा जाता है इसको, तो जंगल में भी वही होता है कि शेर का मन करता है किसी को भी मार के खा जाता है, वहाँ कोई रूल्स नहीं होते, कोई कानून नहीं होता, लेकिन इंसानों का कानून होता है, इसलिए इसको डेमोनिक लाइफ कहा गया है। समुद्र में बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है, जंगल में भी जंगल राज होता है। हालांकि इंसान भी इंसानों के यहाँ कानून तो हैं, लेकिन उनको खूब तोड़ा जाता है, वहाँ भी जंगल राज है बहुत जगहों पर। ही सीज लाइफ इन द फ्लोइंग रिवर्स एंड ग्रोइंग ट्रीज एक्सपेंडिंग देयर रूट्स, कवि को दिखाई देता है जीवन तैरती हुई नदियों में, बहती हुई नदियों में, एंड ग्रोइंग ट्रीज और बढ़ते हुए पेड़ों में, एक्सपेंडिंग देयर रूट्स जो कि अपने जड़ों को फैला रहे हैं। बिसाइड्स दैट, इसके अलावा, ऑल द ऑर्गेनिक ग्रोथ सीम्स स्लो टू द पोइट, कवि को सारी जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है यानी जीवों की जो बढ़वार है वो सब धीमी दिखाई दे रही है। द पोइट सून रियलाइजेज, जल्दी ही कवि ये महसूस करता है दैट देयर इज़ अ टाइम फॉर एवरीथिंग, कि हर चीज़ का एक वक्त होता है, फॉर ईच एक्शन, हर काम का समय होता है, एंड कंटेम्पलेशन, और हर चिंतन का, हर विचार का समय होता है। ईच सीजन ब्रिंग्स इट्स ओन पिक्यूलियर फ्रूट्स, हर मौसम अपने ख़ास फल लेकर आता है। इन द थर्ड स्टेंजा, तीसरे स्टेंजा में, द चेन ऑफ थॉट इज़ ब्रोकन, विचारों की लड़ी टूट जाती है, एंड द विज़न इज़ चेंज्ड, और दृश्य बदल जाता है। द पोएट टेल्स अस, कवि हमको बताता है, वॉट ही वॉन्ट्स इन लाइफ, कि जीवन में वो क्या चाहता है। ही हैंकर्स, हैंकर का मतलब पहले भी मैंने आपको बताया था, खोज करना, तलाश करना, इच्छा करना, तो वो इच्छा नहीं करता। यहाँ हैंकर्स आया है, लेकिन क्योंकि आगे नाइदर आएगा इसलिए मैंने आपको नहीं बोला, तो वो इच्छा नहीं करता है। नेदर फॉर द एंडलेस पावर ऑफ द टायरेंट, ना तो उसे एक तानाशाह की असीमित शक्ति चाहिए, नॉर फॉर द योगीज कंसंट्रेशन, और ना ही एक योगी का यानी जो ध्यान केंद्रित करने वाली शक्ति है वो चाहिए, नॉ फॉर द परफेक्ट चैरिटी ऑफ सेंट्स, और ना ही जो संतों की चैरिटी होती है, परोपकार की भावना होती है, ना वो चाहिए, बट फॉर अ ह्यूमन बैलेंस, बल्कि उसको एक मानवीय संतुलन चाहिए, ह्यूमनली एक्वायर्ड, जिसको कि इंसान के तरीके से प्राप्त किया गया है, विच कुड प्रूव फ्रूटफुल इन द कॉमन आर, जो कि सामान्य समय पर यानी इंसान को जब ज़रूरत हो उस वक्त उसके लिए बेनिफिशियल साबित हो सके। इन दिस वे, इस तरीके से, ऑल द थ्री स्टेंजाज, ये तीनों ही स्टेंजा आर नॉट ओनली मीट्रिकली कनेक्टेड, ना केवल ये मीट्रिकली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी जो अभी आपको राइम स्कीम दिखाई थी तो वो सभी में क्योंकि रिपीट हो रही है तो इसलिए वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बट ऑल्सो थीमेटिकली जॉइंट, बल्कि उनकी जो विषय वस्तु है वो भी उनको आपस में जोड़ती है। देयर इज़ अ परफेक्ट स्ट्रक्चरल थीमेटिक यूनिटी इन द पोएम, तो इस कविता का जो रूपरेखा है, स्ट्रक्चर है, और जो थीम है यानी विषय वस्तु है वो एक यूनिटी में बंधी हुई है। पूरी पोएम में एक ही आइडिया चलता है। रिकलेक्शन ऑफ इमोशंस,
भावनाओं को याद आना, रिकलेक्शन होता है यानी कोई चीज़ फिर से याद आना। द पोएम सीम्स टू बी बेस्ड ऑन वर्ड्सवर्थ थियरी ऑफ पोइट्री। ये कविता आधारित है वर्ड्सवर्थ की जो थियरी है, सिद्धांत है कविता का। ये जो कविता का सिद्धांत है वर्ड्सवर्थ ने अपनी प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स में दिया है। लिरिकल बैलेड्स एक बुक है जो कि आपको मालूम होना चाहिए, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने कोलैबोरेशन में पब्लिश की थी 1798 में, और 1800 में वर्ड्सवर्थ ने एक प्रीफेस लिखा था इसी बुक के दूसरे एडिशन के लिए। तो वहाँ एक थियरी दी थी और वहाँ उन्होंने कहा था कि पोइट्री इज़ एन ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट इज़ रिकलेक्शन ऑफ इमोशंस इन ट्रैंक्विलिटी, यानी शांति में कुछ इमोशंस याद आती हैं। तो ये जो कविता है ये उसी तरीके की है, यानी कभी अकेला है, कुछ चीज़ें उसको रिकलेक्ट होती हैं, कुछ चीज़ें याद आती हैं, तो उसी सिद्धांत पर आधारित ये कविता है। वर्ड्सवर्थ डिफाइंस पोइट्री एज एन इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। तो वर्ड्सवर्थ ने वहाँ पर कविता को परिभाषित किया है कि ये एक भावना है जो कि शांति में याद आती है, स्मरण किया जाता है शांति में। द पोइट इन द पोएम कंसर्न्ड रिकलेक्ट्स। इस कविता में कवि याद करता है हिज इमोशंस, अपनी भावनाओं को, एसोसिएटेड विद द मेडिटेरेनियन सी, जो कि भूमध्य सागर से संबंधित हैं, एंड एन्जॉयज द काम ऑफ हिज माइंड एंड सोल, और अपने दिमाग और अपनी आत्मा की शांति का आनंद लेता है। तो ये थी इस बुक में जो क्रिटिकल अप्रिसिएशन देख रखी है इस पोएम की। अब यही क्रिटिकल अप्रिसिएशन, इसी पोएम की क्रिटिकल अप्रिसिएशन मैं आपको दूसरी जगह से बताती हूँ, और इससे आपको, जो मैं बार बार आपको बोलती रहती हूँ कि आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से हेडिंग बना सकते हैं, आप कितनी भी वैरायटी ला सकते हैं अपने आंसर में, वो आपको जाहिर हो जाएगा कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना डिफरेंट हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि मैंने आपको जो बताया आप वही लिखें। मैं जो भी बता रही हूँ या जिन किताबों से आपको बता रही हूँ उनसे आप सिर्फ आइडिया लें, क्योंकि चीज़ों को रट नहीं सकते आप। कोटेशंस आप रट सकते हैं, पोएम की कुछ लाइन्स आप रट सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ आइडिया लेना है। पॉइंट्स आप ले सकते हैं, आइडियाज़ ले सकते हैं, लेकिन लिखना आपको खुद ही है। अब यहाँ देखिए, इन्होंने थोड़ा उसी तरीके से शुरू किया जैसा मैं आपको बताती हूँ कि आपको शुरुआत किसी डायरेक्ट हेडिंग से नहीं करनी है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है। तो यहाँ इन्होंने इंट्रोडक्शन ही दिया है शुरुआत में। निसिम एजेकियल इज़ एन इंडियन जूइश पोइट। निसिम एजेकियल एक भारतीय यहूदी कवि हैं। ही इम्प्रेसेस विद हिज रैशनल एटीट्यूड। वो अपने तार्किक एटीट्यूड से हमको प्रभावित करते हैं। ही इज़ अ शार्प क्रिटिक ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। वो मानव समाज के एक तीखे आलोचक हैं। द पोएम, अ पोएम ऑफ डेडिकेशन, थ्रोज लाइट ऑन द इम्परफेक्ट कंडीशन ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड, in which all appears well but the inward reality is ugly and full of evils। तो ये जो कविता है द पोएम ऑफ डेडिकेशन, इस ये थ्रोज लाइट यानी प्रकाश डालती है ऑन द इम्परफेक्ट कंडीशन, जो अपूर्ण स्थिति है, ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड, मानव संसार की, इन विच, जिसमें कि ऑल अपीयर्स वेल, सब कुछ अच्छा दिखता है, ठीक ठाक दिखता है, बट द इनवर्ड रियलिटी, लेकिन जो अंदर की वास्तविकता है, इज़ अगली, वो बदसूरत है, एंड फुल ऑफ ईवल्स, और बुराइयों से भरी हुई है। द सीन ऑफ ईवल इज़ प्रेजेंट बिफोर द पोइट एंड ही शुड सॉल्व इट। जो बुराई का दृश्य है वो कवि के सामने प्रस्तुत है और उसको इसका हल निकालना है, क्योंकि जो वो सी लाइफ दिखाता है ना, वो बड़ी भयानक ज़िंदगी है जहाँ कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है, कोई भी किसी को भी मार डालता है, या जो जंगल राज है वहाँ भी कोई भी किसी को मार डालता है। तो ये एक अगली रियलिटी है। ही वॉन्ट्स अ ह्यूमन बैलेंस। वो चाहता है कि एक मानवीय संतुलन हो, ऑफ विज़न, दृष्टिकोण का, थॉट, विचारों का, एक्यूरेसी यानी सटीकता हो, अटेंशन, ध्यान दें लोग, ब्रदरली लव, लोगों में भाईचारा हो, प्रेम हो, एंड ह्यूमन पावर, और इंसानी ताकत हो। इट प्रूव्स फ्रूटफुल इन द कॉमन आर्ट जस्ट एज इट हैड हैपेंड इन द realm ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। यानी अब यहाँ थोड़ा सा ये लेखक ने वो कहा है कि जैसा क्वीन एलिजाबेथ के टाइम में हुआ था, है ना, क्वीन एलिजाबेथ से आप परिचित होंगे, इंग्लैंड की रानी थी।
हालांकि 2 रानियाँ हुई हैं, एक क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो कि 16th सेंचुरी में हुई थी, और एक महारानी जिनका अभी अभी इंतकाल हुआ है। तो यहाँ 16th सेंचुरी वाली महारानी की बात हो रही है, जिनके टाइम में शांति थी, बैलेंस था, और लिटरेचर वगैरह सब हर चीज़ में, हर क्षेत्र में बहुत तरक्की हुई थी। वो रेनेसा पीरियड कहलाता है। पूरे यूरोप ने बहुत तरक्की की थी, और ख़ासकर इंग्लैंड में लिटरेचर का उसे गोल्डन पीरियड कहा जाता है। तो उसी तरीके का बैलेंस होना चाहिए। दिस इज़ द पोइट्स कंसेप्ट ऑफ सॉल्यूशन टू वर्ल्डली इविल्स। ये कवि की विचारधारा है कि जो संसार की बुराइयां हैं उनका किस तरीके से हल निकलना चाहिए। ही एक्सप्रेसेस इट इन हिज पोइट्री। इस बात को वो अपनी कविता में अभिव्यक्त करते हैं। द पोइट हैज़ डेडिकेटेड इट टू हिज बिलवेड। ये कविता कवि ने अपनी प्रेमिका को डेडिकेट की है, समर्पित की है। फिर इन्होंने जो हेडिंग दिया है अ ड्रामेटिक पोएम, एक नाटकीय कविता। अ पोएम ऑफ डेडिकेशन इज अ ड्रामेटिक पोएम। अ पोएम ऑफ डेडिकेशन एक नाटकीय कविता है दैट प्रोवाइड्स, जो उपलब्ध कराती है, अ ड्रामेटिक सिचुएशन, एक नाटकीय स्थिति, सच जस्ट एज वी फाइंड इन अ प्ले, जैसी हमको एक नाटक में मिलती है। द सीन फ्रॉम द अंडरग्राउंड रूम लुक्स लिमिटेड, यानी तह खाने के कमरे से दृश्य सीमित दिखता है। इट हैज़ 1 or 2 ग्रास फील्ड्स एंड अ बिट ऑफ स्काई, 1-2 घास का मैदान होता है या थोड़ा सा आसमान होता है। द पोइट हियर्स नॉइज मेड बाय चिल्ड्रन बट ही इज़ नॉट एबल टू सी एनी चाइल्ड देयर। कवि को बच्चों का शोर सुनाई देता है लेकिन कोई बच्चा दिखाई नहीं देता है। ही सीज एन ओल्ड वॉल, वो देखता है एक पुरानी दीवार, 2 trees, 2 पेड़, विद अ वॉशिंग लाइन बिटवीन देम, और उनके बीच में एक तार बंधा हुआ है जिस पर कपड़े लटके सूख रहे हैं। एंड विंडोज़ विद हाई कर्टेंस, और खिड़कियाँ उसको दिख रही हैं जिन पर ऊंचे ऊंचे पर्दे पड़े हुए हैं। टू हिंडर द एरिया, यानी उस जगह को रोकने के लिए कोई और अंदर ना झांक सके। इट सीम्स दैट नथिंग चेंजेस एंड नथिंग ग्रोज, ऐसा लगता है कि ना तो कुछ बदलता है और ना ही कुछ बढ़ता है। बट सडनली द माइंड बिकम्स फ्री, लेकिन अचानक दिमाग आज़ाद हो जाता है। एंड प्योरीफाइज इटसेल्फ बिफोर द हॉट क्लाइमेट, और अपने आप को इस गर्म ऋतु में पवित्र कर लेता है, शुद्ध कर लेता है। इट गिव्स स्ट्रेंथ टू मैनर्स एंड मेक्स द बॉडी ब्यूटीफुल, ये आचरण को ताकत देता है और शरीर को सुंदर बनाता है। द लाइट heaviness of limbs or soul can make satiric imitation of calm atmosphere, and he closes the eye to see with better sight. अब क्या होता है, द लाइट हैवीनेस ऑफ लिम्स, जो हल्का भारीपन था उसके अंगों का और सोल या उसकी आत्मा का, कैन मेक सटायरिक इमिटेशन, सटायरिक माने व्यंगपूर्ण, तो वो इमिटेशन कर सकते हैं, नकल कर सकते हैं, ऑफ काम एटमॉस्फेयर, उस शांत वातावरण का। और इसीलिए वो क्या करता है, ही क्लोजेज द आई, वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, टू सी विद बेटर साइट, ताकि बेहतर दृष्टिकोण से देख सके। यानी थोड़ा आपको ऑक्सीमोरोन लग रहा होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो चीज़ें आँख खोलकर हम नहीं देख पाते, आँख बंद करके हमको ज़्यादा क्लियरली दिखती हैं। तो ये बाकी का जो दृश्य दिख रहा है पोइट को, वो बंद आँखों से दिख रहा है, यानी उसको दिमाग में चीज़ें आ रही हैं, याद कर रहा है वो, तो बंद आँखों से कभी कभी चीज़ें ज़्यादा क्लियर दिखती हैं। अ डिडैक्टिक पोइम, डिडैक्टिक पोइम कौन सी होती है, जिसमें कोई उपदेश दिया जाता है, तो एक उपदेशात्मक कविता है। अ पोइम ऑफ डेडिकेशन इज़ अ डायरेक्टिव पोइम, ये एक उपदेशात्मक कविता है दैट प्रोवाइड्स एजुकेशन ऑफ नेचर, जो प्रकृति का एजुकेशन, शिक्षा हमें उपलब्ध कराती है। द सीन फ्रॉम द अंडरग्राउंड रूम शोज नेचुरल सीनरी, यानी अंदर के कमरे से, तहखाने के कमरे से जो दिखता है वो एक प्राकृतिक दृश्य दिखता है। द सी विद इट्स रियलिटीज़ अट्रैक्ट्स, अपनी वास्तविकताओं के साथ समुद्र आकर्षित करता है। द सी इज़ अ सिंबल ऑफ अनकंट्रोल्ड ईविल लाइफ प्रेजेंट इन इट, और जो समुद्र है वो प्रतीक है किस चीज़ का, अनकंट्रोल्ड ईविल लाइफ, अनियंत्रित जो बुराई है,
बुरा जीवन है जो कि उसके अंदर उपस्थित है। और वो बुरा क्यों कहा गया है, ईविल लाइफ क्यों कहा गया है, क्योंकि वहाँ कोई कानून नहीं है, कोई भी किसी को भी खा जाता है। इट्स आउटवर्ड शो डज नॉट शो इट, यानी बाहर से आप समुद्र को देखें तो बड़ा शांत दिखता है ना, लेकिन उसके अंदर कितना बड़ा युद्ध चल रहा है ना, जीवन के लिए कितना बड़ा संघर्ष चल रहा है। हर छोटी मछली अपने को बचाती फिर रही है बड़ी मछली से। तो ये ऊपर से नहीं दिखता, वो आउटवर्ड शो है। ऐसा ही इस संसार में है, बाहर से देखिए तो बड़ा शांत दिखता है, बड़ा खूबसूरत दिखता है, लेकिन अंदर कितने झगड़े चल रहे हैं, कितने फसाद चल रहे हैं। ऐसे ही एक किसी इंसान को आप देखिए, बाहर से वो आपको शांत दिखेगा, लेकिन उसके दिल में हो सकता है बड़ी उथल पुथल मची हो, दिमाग में बड़ी उथल पुथल मची हो। तो जो बाहरी दृश्य होता है वो अलग होता है, आंतरिक दृश्य होता है अलग होता है। अंदर की जो रियलिटी है वो बाहरी जो अपीयरेंस होती है, आउटवर्ड अपीयरेंस से डिफरेंट होती है। रिवर्स शो वॉट अ मैन कैन होप टू विन बाय सिंपल फ्लोइंग। नदियाँ ये दिखाती हैं कि एक इंसान क्या प्राप्त कर सकता है सिंपल तरीके से बहकर। दे टीच हाउ टू फ्लो, वो ये सिखाती हैं कि हमें कैसे चलते रहना है ना, एक जगह पर ठहरना नहीं है। ट्रीज शो द नीड ऑफ रूट्स, और पेड़ हमको क्या बताते हैं कि हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना है ना। जहाँ से जड़ें अलग हुई, आप अपनी जड़ों से अलग हुए तो पेड़ का क्या अस्तित्व रह जाता है, उखड़ जाता है पेड़, उसकी ज़िंदगी ख़त्म। तो आप भी अपनी जड़ों से अलग होते हैं तो आप भी ख़त्म हो जाते हैं। एंड टीच दैट ऑल फंडामेंटल ग्रोथ इज़ स्लो, और पेड़ ये सिखाते हैं कि जितनी भी मौलिक उपज है, बढ़वार है, वो स्लो होती है, धीरे धीरे होती है। बोथ पोइट्री एंड लिविंग, यानी जो कविता है और जो लिविंग जो लाइफ है, एक्सप्लेन, ये दोनों ही समझाते हैं हाउ ईच सीज़न ब्रिंग्स इट्स ओन स्पेशल फ्रूट्स, कि कैसे हर मौसम अपने ख़ास फल लेकर आता है। इट प्रोवाइड्स अ टाइम टू एक्ट एंड अ टाइम टू कंटेम्पलेट, ये एक समय उपलब्ध कराता है काम करने का, और एक समय होता है विचार करने का। फिर नेक्स्ट हेडिंग इन्होंने दिया है अ रिफॉर्मेटिव पोइम, एक सुधारवादी कविता। अ पोइम ऑफ डेडिकेशन इज़ अ रिफॉर्मेटिव पोइम, ये एक सुधारवादी कविता है। द सीन ऑफ ईवल इज़ प्रेजेंट बिफोर द पोइट, बुराई का दृश्य कवि के सामने उपस्थित है। एंड ही शुड ट्राई टू चेंज इट, और उसे इसको परिवर्तित करने की कोशिश करनी है। द पोइट शुड नॉट ट्राई टू गेट आउट ऑफ इट बट सॉल्व इट, कवि को इससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करनी है बल्कि इसका समाधान करने की कोशिश करनी है। ही वॉन्ट्स अ ह्यूमन बैलेंस, वो एक इंसानी संतुलन चाहता है। ऑफ विज़न, थॉट, एक्यूरेसी, अटेंशन, ब्रदरली लव एंड ह्यूमन पावर, इन सारी चीज़ों का, ये पहले भी आ चुकी हैं। इट प्रूव्स फ्रूटफुल इन द कॉमन आर्ट जस्ट एज इट हैड हैपेंड इन द रेल्म ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, तो जैसा क्वीन एलिजाबेथ के समय में हुआ था उसी प्रकार ये लाभदायक साबित होता है। दिस इज़ द पोइट्स कंसेप्ट ऑफ सॉल्यूशन टू वर्ल्डली इवल्स, ये कवि का विचार है कि संसार की बुराइयों का समाधान कैसे निकलना है। अ रैशनल पोइम, एक तार्किक कविता। अ पोइम ऑफ डेडिकेशन इज़ अ रैशनल पोइम, ये एक तार्किक कविता है। दैट क्लेम्स, जो दावा करती है, दैट द पीपल शुड नॉट डिज़ायर, कि लोगों को इच्छा नहीं रखनी चाहिए फॉर अ वाइड विज़न और गॉड लाइक वाइड एरिया ऑफ थॉट, यानी बहुत ज़्यादा विस्तृत विज़न की या फिर देवताओं के सदृश सोचने की। ही शुड नॉट डिज़ायर फॉर एक्यूरेसी, और ना ही बहुत सटीकता की इच्छा रखनी चाहिए। ऑफ द बुल फाइटर और अटेंशन ऑफ अ सेंट, यानी जो बुल फाइटर होता है, सांड से लड़ने वाला होता है, मेटाडोर कहते हैं उसको, तो ना तो उसकी एक्यूरेसी की ज़रूरत है और ना ही जो संत लोग हैं उनके ध्यान की ज़रूरत है। देयर इज़ नो नीड ऑफ द परफेक्ट सेंस ऑफ ब्रदरली लव दैट इज़ फाउंड इन सेंट्स, यानी संतों के अंदर जो परफेक्ट भाईचारा और जो प्रेम पाया जाता है उसकी भी ज़रूरत नहीं है। ही डज़ नॉट विश फॉर द एंडलेस पावर ऑफ अ क्रूअल डिक्टेटर, और ना ही एक दुष्ट जो तानाशाह होता है उसकी असीमित शक्ति की उसको ज़रूरत है। ही मे सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स ओनली विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, वो सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है केवल सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर। फिर है नेक्स्ट हेडिंग अ सिंबॉलिक पोइम, एक प्रतीकात्मक कविता। अ पोइम ऑफ डेडिकेशन इज़ अ सिंबॉलिक पोइम, तो ये एक प्रतीकात्मक कविता है। द पोइट थ्रोज लाइट, कवि रोशनी डालता है, ऑन द इम्परफेक्ट कंडीशन ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड,
इंसानी संसार की जो अपूर्ण स्थिति है विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स, यानी प्रतीकों की मदद से, बोरोड फ्रॉम नेचर, जो कि प्रकृति से उधार लिए गए हैं। आउटवर्डली, बाहर से, द ह्यूमन वर्ल्ड अपियर्स बट द इनवर्ड रियलिटी इज़ अगली एंड फुल ऑफ ईवल्स, यानी इंसानी संसार बाहर से तो खूबसूरत दिखता है, लेकिन जो उसकी वास्तविकता है वो बदसूरत है और बुराइयों से भरी हुई है। द सीन फ्रॉम द अंडरग्राउंड रूम शोज़ नेचुरल सीनरी, यानी तहखाने के कमरे से एक नेचुरल सीनरी दिखती है, प्राकृतिक दृश्य दिखता है। द सी विद इट्स रियलिटीज़ अट्रैक्ट्स, समुद्र अपनी वास्तविकताओं के साथ आकर्षित करता है। द सी इज़ अ सिंबल ऑफ अनकंट्रोल्ड इविल लाइफ प्रेजेंट इन इट, और जो समुद्र है वो अनियंत्रित बुरे जीवन का संकेत है, प्रतीक है, जो कि उसके अंदर उपस्थित रहता है। इट्स आउटवर्ड शो डज नॉट शो इट, यानी जो उसकी आउटवर्ड अपीयरेंस है बाहर से, वो संघर्ष दिखाई नहीं देता। रिवर शो व्हाट अ मैन कैन होप टू विन बाय सिंपल फ्लोइंग, ये पहले भी आ चुका है। नदियाँ ये सिखाती हैं कि कैसे बहना है। बोथ पोइट्री एंड लिविंग एक्सप्लेन हाउ ईच सीजन ब्रिंग्स इट्स ओन स्पेशल फ्रूट्स, तो कविता और जीवन दोनों ही चीज़ें दिखाती हैं कि हर वक्त के अपने ख़ास फल होते हैं, हर मौसम के ख़ास फल होते हैं। इट प्रोवाइड्स अ टाइम टू एक्ट एंड अ टाइम टू कंटेम्पलेट, तो हर मौसम एक समय देता है काम करने का और विचार करने का। ये कोटेशन पोइम से ही है, पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इसको। फिर है लैंग्वेज एंड स्टाइल, भाषा और शैली। A poem of dedication is a poem in simple language and impressive style, तो ये कविता बहुत साधारण भाषा और प्रभावी शैली में लिखी गई है। द पोइट फ्रीक्वेंटली यूजेस हिंदी वर्ड, कवि ने कई बार हिंदी शब्द प्रयोग किए हैं। टू मेक हिज सेंस क्लियर, अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, आई डू नॉट वॉन्ट द योगीज कंसंट्रेशन, तो योगी जो शब्द है वो हिंदी भाषा का है, मुझे योगी का कंसंट्रेशन नहीं चाहिए। पोएम ऑफ डेडिकेशन इज़ अ ड्रामेटिक पोएम, ये एक नाटकीय कविता है। दैट प्रोवाइड्स अ ड्रामेटिक सिचुएशन जस्ट एज वी फाइंड इन अ प्ले, तो एक ड्रामेटिक सिचुएशन ये हमें उपलब्ध कराती है जैसी कि हमको नाटक में मिलती है। द पोइट एडॉप्ट्स द स्टाइल ऑफ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग एड्रेस टू हिज बिलवेड, यानी कभी जैसे एक ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये रॉबर्ट ब्राउनिंग के संदर्भ में बहुत बार आता है ये शब्द, और मैंने कई पोइम्स पढ़ाई हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग की, और ड्रामेटिक मोनोलॉग पे भी अलग से वीडियो अपलोडेड है, तो आपको मालूम ही होगा। ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक स्पीकर होता है और एक लिसनर है जो साइलेंट रहता है, तो यहाँ भी वैसा ही है, कभी बोल रहा है और उसकी बिलवेड सुन रही है, लेकिन कुछ नहीं बोल रही है, शांति से वो सुन रही है। द सीन फ्रॉम द अंडरग्राउंड रूम लुक्स लिमिटेड, यानी तहखाने से जो दृश्य दिखाई देता है वो सीमित है। इट हैज़ 1 or 2 ग्रास फील्ड्स एंड अ बिट ऑफ स्काई, थोड़ा बहुत घास का 1-2 मैदान दिखाई देता है या फिर थोड़ा सा आसमान दिखाई देता है। द पोइट हियर्स नॉइज मेड बाय चिल्ड्रन बट ही इज़ नॉट एबल टू सी एनी चाइल्ड देयर, तो कवि को बच्चों का शोर सुनाई देता है लेकिन बच्चे दिखाई नहीं देते। ही सीज एन ओल्ड वॉल, 2 trees with a washing line between them and windows with high curtains to hinder the area, तो ये सारे दृश्य पहले ही वर्णन हो चुका है इनका, ये सब कवि को दिखाई देते हैं। द पोइट डेडिकेट्स द पोइम टू हिज बिलवेड, ये बात भी आप पहले ही पढ़ चुके हैं। और लास्ट में कंक्लूजन, दस इस प्रकार, अ पोइम ऑफ डेडिकेशन इज़ अ रिमार्केबल पोइम, ये एक उल्लेखनीय कविता है बाय निसिम एजेकियल। ठीक है, तो इस तरीके से आप एंड कर सकते हैं, और आप अपनी तरफ से कुछ जोड़ना चाहें, जितने आइडियाज़ आपको आएँ तो आप उनको जोड़ सकते हैं इसमें। और अब देखते हैं जयंत महापात्रा की पोइम हंगर, ये मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे इस पोइम पर भी मैंने। आज क्रिटिकल अप्रिशिएशन देखते हैं इसकी। इंट्रोडक्शन टू द पोइम, द पोइम इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इन विच द स्पीकर पासिस थ्रू अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, तो यहाँ ये पोइम भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग की फॉर्म में ही है, जिसमें कि जो वक्ता है एक अजीब से अनुभव से गुजरता है। इट सीम्स ही हैज़ बीन अ यूजुअल विजिटर टू प्रोस्टिट्यूट्स, ऐसा लगता है कि वो एक सामान्य रूप से अक्सर जाने वाला व्यक्ति है जो कि जो देह बेचने वाली महिलाओं के पास जाता रहता है। ही हैज़ एक्सपीरियंस ऑफ मैनी सॉर्ट्स ऑफ पिम्प्स हु एक्ट एज ब्रोकर टू प्रोस्टिट्यूट्स, तो बहुत सारे लोग हैं जो दलाली का काम करते हैं,
तो उसे बहुत सारे ऐसे दलालों सा उसका साबका पड़ा है, उसका पाला पड़ा है। बट दिस टाइम ही फील्स शॉक्ड, लेकिन इस वक्त वो बड़ा उसको झटका लगता है, बल्कि हम लोगों को भी झटका लगता है जब हम लोग ये पोइम पढ़ते हैं। When when a fisherman asks him to have his teenage daughter for a prostitute, जब एक मछली पकड़ने वाला मछुआरा उससे कहता है कि भाई मेरी एक बेटी है, टीनेज है और तुम उसको ले सकते हो, तो ये बड़ी शॉकिंग बात है जो कि इस पोएम में दिखाई गई है। अब क्योंकि जो पिता शब्द है ऐसा शब्द है जो जुबान पे आता है तो हमारे दिमाग में तस्वीर बनती है एक ऐसे व्यक्ति की जो हर समय हमारी सपोर्ट के लिए तैयार है, हमारी सुरक्षा के लिए तैयार है, सुरक्षा की गारंटी होता है पिता। लेकिन यहाँ जो हमें देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, वो रियली शॉकिंग है। मैंने जब पोइम पढ़ाई थी तब भी मैंने आपको बोला था कि ये मतलब पोइम पढ़ाना एकदम बहुत तेज झटका लगता है हमको इस पोइम को पढ़कर। अब ये ऐसा लेकिन हमको कोई चीज़ पढ़कर झटका लग रहा है या हमको कोई चीज़ ख़राब लग रही है तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि ये वो चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट ना करती हो, है ना, क्योंकि दुनिया की जो सच्चाइयाँ हैं वो हमारी कल्पनाओं से भी ज़्यादा आश्चर्यजनक हैं कभी कभी। तो ये उसी तरीके की एक कविता है जो दुनिया की इस कड़वी और इस गंदी सच्चाई को यहाँ दिखाती है। अ रियलिस्टिक पोइम, एक मतलब वास्तविकता को दिखाने वाली कविता है। हंगर इज़ अ रियलिस्टिक पोइम बाय जयंत महापात्रा। तो हंगर एक वास्तविकता से संबंधित कविता है जयंत महापात्रा की। इट इज़ अ सोशल सटायर, ये एक सामाजिक व्यंग है। दैट ब्रिंग्स टू लाइट द मिजरेबल लाइफ ऑफ दोज पीपल, जो हमारे सामने लाती है असहनीय जीवन, कष्टप्रद जीवन उन लोगों का हु डिपेंड ऑन डेली लेबर, जो रोज़मर्रा की जो मेहनत है मतलब रोजंदारी पर काम करते हैं। एंड हैव नो सर्टेनिटी ऑफ देयर इनकम, और उन्हें अपनी आमदनी की कोई निश्चितता नहीं होती कि कभी आमदनी होगी, किसी दिन पैसा आएगा, किसी दिन नहीं आएगा। हंगर फोर्सेस देम टू अडॉप्ट मैनी वेज ऑफ अर्निंग, और भूख उनको मजबूर करती है कई तरीके अपनाने के लिए पैसा कमाने को। एंड प्रोस्टिट्यूट इज़ अ ट्रेडिशन सोर्स ऑफ इनकम इन सच सर्कमस्टांसेस, और ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी जगहों पर देखा है कि जो शरीर बेचने की तरीका है ये अपनाया जाता है लोगों के द्वारा। ऑन द वन हैंड हंगर फोर्सेस द पुअर मैन टू अर्न मनी बाय सेलिंग ऑफ बॉडी, सेलिंग ING आना चाहिए। On the other, hunger of lust forces the rich to remain in a search of new and young prostitute. तो अब दोनों लोगों की भूख है लेकिन दोनों की अलग अलग है ना। इनको रोटी चाहिए, है ना, तो रोटी के लिए ये लोग शरीर बेच रहे हैं, और इस आदमी की भूख अलग तरीके की भूख है। It is the misery of the fisherman that he has to offer his own 15-year-old daughter to satisfy the lust of the speaker of the poem in hope of earning money by such means. तो यहाँ जो पिता है वो अपनी बेटी का सौदा कर रहा है क्योंकि उसको रोटी चाहिए, भोजन की व्यवस्था करनी है, तो भोजन की खातिर वो अपनी बेटी को यहाँ बेच रहा है। अ परफेक्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये जो कविता है ये भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग की फॉर्म में है। द पोएम इज़ अ परफेक्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये एक अच्छा ड्रामेटिक मोनोलॉग है। द स्पीकर पासेस थ्रू अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, अजनबी को एक विचित्र अनुभव होता है। द रीडर इज द सपोज साइलेंट लिसनर, और जो यहाँ पाठक है वो एक शांत लिसनर है, सुन रहा है कहानी, यानी जो नरेटर है वो हमको सुना रहा है और हम सुन रहे हैं। इट सीम्स द स्पीकर हैज़ बीन अ यूजुअल विजिटर टू प्रोस्टिट्यूट्स, ऐसा लगता है कि ये जो स्पीकर है इस कविता को जो सुना रहा है उसको इस तरीके की आदतें हैं। ही हैज़ एक्सपीरियंस ऑफ मैनी सॉर्ट्स ऑफ पिम्प्स हु एक्ट एज ब्रोकर टू प्रोस्टिट्यूट्स, तो बहुत सारे दलालों से उसका वास्ता पड़ा है। बट दिस टाइम ही फील्स शॉक्ड व्हेन अ फिशरमैन आस्क्स हिम टू हैव हिज
टीनेज डॉटर फॉर अ प्रोस्टिट्यूट, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। बिसाइड्स द स्पीकर देयर आर 2 मोर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स, तो स्पीकर के अलावा जो इस कहानी को सुना रहा है, कविता को बोल रहा है, उसके अलावा 2 कैरेक्टर्स और हैं इस कविता में। द फिशरमैन एंड हिज 15-year-old डॉटर, एक मछुआरा है और उसकी 15 साल की बेटी है। द फिशरमैन ऑफर्स हिज डॉटर फॉर प्रोस्टिट्यूशन, यानी यहाँ फिशरमैन अपनी बेटी को ही परोस देता है। येट ही लुक्स केयरलेस एंड रिमेन्स बिजी इन बाइंडिंग हिज नेट्स, और ख़ुद व्यस्त है और कोई परवाह ही नहीं है, अपना जाल, मछलियाँ पकड़ने का अपना जाल तैयार कर रहा है और बड़ी केयरलेसली बात कर रहा है, जैसे कि ये कोई आम बात हो, कोई बहुत बड़ी बात ना हो। जबकि एक पिता तो अपनी बेटी की इज्जत की खातिर लड़ जाएगा, भिड़ जाएगा, मर जाएगा, लेकिन आँच नहीं आने देगा उसकी इज्जत पर। लेकिन यहाँ कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। एज दो हिज वर्ड्स वर क्वाइट कॉमन, जैसे कि उसके जो शब्द हैं बड़े सामान्य से शब्द हों। द वाइट बोन ऑफ हिज टीथ एक्सपोजेज हिज हंगर फॉर ब्रेड, उसकी दांत दिख रहे हैं, उनकी सफ़ेद हड्डी दिखा रही है कि वो रोटी के लिए कितना भूखा है। द साइकोलॉजी ऑफ द कैरेक्टर्स इज एक्सपोज थ्रू सिम्बल्स, तो यहाँ इन कैरेक्टर्स की, इन पात्रों का जो मनोविज्ञान है प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। द स्पीकर फॉलोज द फिशरमैन, ये जो वक्ता है इस मछुआरे के पीछे पीछे जाता है अक्रॉस द वाइड फील्ड ऑफ सैंड्स, यानी जो बालू के मैदान हैं उनमें से होकर। सैंड इज सिंबल ऑफ ड्राइनेस, जो बालू है वो सूखेपन का प्रतीक है। इट सजेस्ट दैट द फिशरमैन डज नॉट फील एनी मर्सी फॉर हिज यंग डॉटर, ये सजेस्ट करती है बालू के जो मछुआरा है उसके अंदर अपनी खुद की बेटी के लिए कोई दया नहीं है। एंड पुशेस हर इन द हेल ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, और उसको इस नर्क में धकेल देता है। द स्पीकर्स माइंड वॉज लॉन्गिंग फॉर सेटिस्फाइंग हिज लस्ट, अब स्पीकर की अपनी ज़रूरतें हैं। द फिशरमैन इज़ होपफुल ऑफ अर्निंग मनी, मछुआरे को उम्मीद है कि वो कुछ पैसा कमा लेगा। बाय ऑफरिंग हिज डॉटर टू हिम, अपनी बेटी उसको देकर। बोथ रिमेन साइलेंट, दोनों ही शांत रहते हैं। इट इज़ अ कमर्शियल डील, ये एक सौदा है, कमर्शियल यानी फाइनेंशियल पैसे से संबंधित एक सौदा है। द फिशरमैन टेक्स द स्पीकर टू हिज डार्क पुअर हट, अपनी टूटी फूटी कुटिया में वो लेकर जाता है मछुआरा उस मतलब स्पीकर को। एंड ओपन्स इट केयरफुली लाइक अ वुंड, और उस कुटिया को ऐसे खोलता है जैसे कि कोई घाव खोल दिया हो। तो देखिए कितना मतलब सिंबॉलिक है फिर से कि कुटिया ऐसे खुलती है जैसे कोई घाव खोला हो। ही इज़ एफ्रेड फॉर हिज फैमिली इज़ एट द पॉइंट ऑफ बीइंग डिस्ट्रॉयड, वो डरा हुआ है क्योंकि उसका परिवार मतलब मरने के कगार पे है, खाने को कुछ है ही नहीं। द स्पीकर इज़ प्राउड ऑफ बाइंग फ्लैश, और जो स्पीकर है उसको बड़ा घमंड है कि वो तो उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, किसी को भी खरीद सकता है। ही एंटर्स द हट लाइक द विंड इनसाइड द हट, यानी वो हवा की तरह उस हट में, कुटिया में घुसता है। इनसाइड द हट एन ऑयल लैम्प वॉज द ओनली सोर्स ऑफ लाइट, और उस कुटिया के अंदर केवल एक दीपक जल रहा था तेल का, जो कि एकमात्र स्रोत था रोशनी का। द स्पीकर हियर्स द फिशरमैन, जो वक्ता है वो मछुआरे को सुनता है से कहते हुए दैट हिज डॉटर इज़ जस्ट 15, कि उसकी बेटी केवल 15 साल की है। एंड ही मे सेटिस्फाई हिज लस्ट विद हर, और वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। ही वुड बी बैक सून आफ्टर द स्पीकर्स बस लीव्स एट 9, और वो जल्दी खुद वापस आएगा, और जो वक्ता है उसकी बस 9 बजे आती है। द फिशरमैन्स एटीट्यूड शॉक द स्पीकर, फिशरमैन के इस व्यवहार से वक्ता एकदम झटके में रह जाता है, सन्नाटे में आ जाता है। येट ही डज नॉट विश टू स्पेयर द गर्ल फॉर हिज सिंपैथी इज़ ओनली थियोरेटिकल, लेकिन फिर भी ये नहीं है कि वो उस लड़की को छोड़ दे, क्योंकि उसकी जो सिंपैथी है केवल सैद्धांतिक है। यानी ये भी चलिए, बाप जो था जैसा था, इसको फटकार लगानी चाहिए थी, है ना, स्पीकर को डांटना चाहिए था, चाहे कुछ भी हो जाए उसको, उस बच्ची के साथ वैसा नहीं करना चाहिए था जो उसने किया। ये डांटता, फटकार था, या फिर उसकी पैसे से कुछ मदद कर देता और उसको कहता कि ये गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो भी वैसा नहीं करता। लाइक सो मैनी सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि समाज में जितने भी समाज सुधारक हैं ज़्यादातर इसी तरीके के हैं, है ना। बहुत सारे लोग तो मुखौटा लगाए ही फिरते हैं, सभी का मतलब
बहुत कम लोग हैं जो कि अपनी वास्तविकता दिखा पाते हों दुनिया को। तो यहाँ भी जो स्पीकर है उसकी वास्तविकता यही है कि उसे थियोरेटिकल सिंपैथी है ना, सैद्धांतिक सहानुभूति है, लेकिन वास्तव में उसे ना उस लड़की से सहानुभूति है और ना ही फिशरमैन से कोई सहानुभूति है। तो ये समाज का बड़ा घिनौना चेहरा है, बड़ा भयानक चेहरा है। हम लोगों का क्योंकि इन चीज़ों से साबका नहीं पड़ता, हमें ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती, तो इसलिए हम सन्नाटे में आ जाते हैं, शॉक्ड रह जाते हैं, लेकिन समाज में ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, अस्तित्व में होती हैं। The concluding part of the poem presents the act of prostitution as a sacrifice of the innocent helpless girl। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक मासूम लड़की है, असहाय है, कहाँ जाए, क्या करे, है ना। जब जो बाप जो कि उसका रखवाला होना चाहिए वही उसको एक अजनबी के सामने परोस दे रहा है, तो वो किससे उम्मीद करे कि कौन उसकी मदद करेगा, कौन उसको बचाएगा। तो हम देखते हैं कि पोइम में वो कहीं रेजिस्ट भी नहीं करती, वो कोई विरोध भी नहीं कर रही है कि इतनी कमज़ोर है, सूखी हुई है, खाने को रोटी नहीं मिली है उसको, तो बहुत कमज़ोर है, वो रेजिस्ट भी नहीं कर पा रही है। तो एक मतलब इनोसेंट गर्ल है, मासूम है, असहाय है। द डिस्क्रिप्शन डज नॉट अराउज इरोटिक फीलिंग्स। तो इस डिस्क्रिप्शन को देखकर जैसा हम पढ़ते हैं इस कविता को, तो हमारे अंदर वो फीलिंग्स नहीं आती जैसे कि वो इरोटिक फीलिंग्स होती हैं ना। एक अलग दृश्य होता है, फिल्मों में आप देखते हैं तो वो अलग एक्साइटिंग सीन्स होते हैं, जैसे एबव 18 ही बच्चे अलाउड होते हैं कि भाई 18 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं देख सकते इस फिल्म को। तो उस टाइप की कोई यहाँ फीलिंग्स अराउज नहीं होती, बल्कि हम लोगों को शौक लगता है, झटका लगता है कि देखिए समाज की कितनी बुरी ये रियलिटी है, वास्तविकता है। बट अ डीप सेंस ऑफ मर्सी फॉर द गर्ल। हमें उस बच्ची पर दया आती है, 15 साल की बच्ची है। द गर्ल इज़ लॉन्ग एंड लीन। वो लड़की लंबी है, पतली है, एंड हर ईयर्स आर कोल्ड एज रबर फॉर शी हैज़ नो सेक्स डिज़ायर्स। क्योंकि वो मतलब बच्ची है, उसको तो कोई ऐसी कोई फीलिंग्स है ही नहीं उसके अंदर। She opens her weak legs wide. She feels the hunger there, the other one, the fish moving, turning inside. It seems a helpless creature is butchered. तो फाइनली हमको ऐसा लगता है कि एक असहाय प्राणी है जिसको कत्ल कर दिया गया हो, है ना। वो मदद के लिए चिल्ला भी नहीं पा रही है, आखिर किससे मदद मांगेगी। अब कंक्लूजन देखिए, दस हंगर इज़ अ रियलिस्टिक पोइम। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हंगर एक वास्तविकता से भरी हुई कविता है। अ शार्प सटायर, एक तीखा व्यंग है, ऑन द सोसाइटी, समाज पर, इन विच, जिसमें कि अ यंग गर्ल इज़ टर्न टू बी अ प्रोस्टिट्यूट बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की वजह से एक बच्ची इस नर्क में धकेल दी जाती है। इट इज़ अ परफेक्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये पूरी तरीके से एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है विद ड्रामेटिक सिचुएशन, जिसमें एक नाटकीय स्थिति है, कैरेक्टर्स, पात्र हैं, एंड यूज़ ऑफ सिंबल्स, और प्रतीकों का प्रयोग है। तो ये थी पोएम। आप महसूस करेंगे कि थर्ड ईयर में आपके लिए जो भी पोएम्स रखी गई हैं, कहानियाँ हैं, जो भी आपकी सिलेबस में हैं बीए थर्ड ईयर की इंग्लिश लिटरेचर में, वो काफ़ी रियलिस्टिक है। जैसे द्रौपदी कहानी मैंने अपलोड की थी आपके लिए, वो कहानी भी काफ़ी रियलिस्टिक थी। तो इस तरीके के जो सब्जेक्ट्स हैं, ये छोटे बच्चों के लिए नहीं होते, है ना। तो थर्ड ईयर वाले बच्चों से उम्मीद की जाती है कि वो काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं और वो समाज की इन बुराइयों पर, समाज की इन समस्याओं के बारे में सोच सकते हैं। उनकी अपनी एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो चुका होता है बीए थर्ड ईयर तक आते आते। तो आपके लिए आपके सिलेबस में स्पेशली इस तरीके की पोएम्स, इस तरीके की स्टोरीज़ रखी गई हैं, क्योंकि बीए थर्ड ईयर में जो बच्चा है वो 18 साल का हो चुका होता है, और 18 साल का बच्चा मैच्योर माना जाता है। वोट का अधिकार आपको मिलता है, ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिलता है। ये उम्मीद आपसे की जाती है कि आपके जो डिसीजंस होंगे वो मैच्योरिटी से भरे होंगे। तो आप समाज के कर्णधार हैं, आपको इस समाज को आगे चल के संभालना है, आपको अपनी सोच इस तरीके से डेवलप करनी है कि ऐसा अन्याय किसी के साथ ना हो। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।